हाँ, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 6 की मैथ का जो चैप्टर हम लेके चल रहे थे, लाइन्स एंड एंगल्स, जो आपके बुक का चैप्टर 2 है और उसका आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। ठीक है? पेज नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, देखें कहाँ तक हो पाता है। चलो, 2.4 तक हम कर चुके थे। अब पीछे की चीज़ों को यदि हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम लाइन सेगमेंट, लाइन, रेज, ये सारे चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम लेके चलेंगे आपका चैप्टर एंगल 2.5। इसमें देखिए, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्ट पॉइंट। इन्होंने फिगर से भी समझाया हुआ है। टू रेज आपकी यदि मूव कर रही हैं और यदि दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, जैसे यहाँ पे बी है, ये रेज गए, ये रेज है, मतलब ये रेज कौन सी हुई, बी डी। ये वाली रेज आपकी हुई बी डी, रेज है चूंकि, इसलिए ये। और ये वाली रेज कौन सी हुई, बी ई, रेज है, इसलिए इसको लिखने का तरीका बेटा ये। तो बी डी और बी ई दो रेज हमारी, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग जो है कॉमन है, स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। तो इनके उससे जो बना ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, वही ये बता रहे हैं, एन एंगल इज फाउंड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कि एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है और यहाँ से एक रेज ऐसे चली, एक रेज यहाँ से कोई और ऐसे मूव हुई, तो ये जो बना इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है, चलो, जो ये कॉमन पॉइंट है हमारा, जो दोनों रेज का कॉमन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये आपका बी है, तो इस बी का नेम जो होता है लिखा हुआ है वॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमको याद करनी पड़ेगी, याद क्या करनी पड़ेगी, नाम लेते लेते याद हो जाती है। इसको हम बोलते हैं वॉर्टेक्स। और ये आपकी जो एंगल्स, जिन उससे ये हैंड की तरह दिख रहा है ना कि दो हाथ फैले हुए हैं जैसे, तो इनको हम बोलते हैं इनको हम बोलते हैं आर्म्स, ये बोले जाते हैं आर्म्स। ठीक है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बेटा क्या होगा, वर्टेक्स। और ये जो दो एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल, यहां से लिखना चालू करते हैं, डी बी ई, डी बी ई, या हम इधर से भी लिख लेंगे ई बी डी, या हम इसको लिख देंगे एंगल ई बी टी। दोनों सेम ही हुआ, दोनों सेम। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ एंगल एंगल, अब जहाँ लिखना होगा हम इतने बड़े वर्ड्स लिखेंगे क्या, एंगल एंगल, तो इसको न लिख करके हमने इसके लिए एक नोटेशन वो किया, यहाँ हम लिखना होगा वहाँ हम ये एंगल नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक नोटेशन बनाएंगे ये एंगल की तरह, ये ऐसे हम लिखेंगे डी, एंगल डी बी ई, एंगल ई बी डी। ठीक है, ये आपका हुआ क्या बेटा, एंगल। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे बोल रहे हैं, विद्या हैज जस्ट ओपनड हर बुक। विद्या एक स्टूडेंट है आप ही की तरह, उसने अपना बुक खोला। लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियो। अब बुक के कवर को डिफरेंट सिनेरियो में उसने ओपन किया। जैसे एक सिनेरियो ये दिखा रहा है, केस वन, इस तरीके से इसने ओपन किया, बुक इसके हाथ पे दिख रहा है ना, इस तरीके से ये ओपन किया। मतलब इसके यदि दोनों पेजेस को देखो, ये कवर और नीचे वाला बुक, इसके दोनों उसको देखो तो ये कैसे हो रहा है, यदि शेप देखें तो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक रेज की तरह है, ये एक दूसरे रेज की तरह है। वर्टेक्स इसका देखिए यहाँ कॉमन है। एक केस तो ये हो गया, एक केस आपका ये हुआ है, कैसे, एक पेज आपका ऐसे है, सॉरी लाइन का वो है, एक पेज, एक पेज आपका ऐसे है, दूसरा पेज सीधे है ऐसे। तो यहाँ भी देखिए एक एंगल बनाइए। ठीक है, यहाँ तीसरा क्या है कि दोनों, ये आपका बुक का कवर पेज भी है,
ये वर्टेक्स कॉमन है और यहाँ से आपका ये वाला पेज भी है। ये एकदम सिंगल, तो यहाँ भी एक एंगल। ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस क्या है बेटा? चौथा केस में देखो, अब ये वाला एंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ऐसे, ये जो आया हुआ है ऐसे बना लो, ये ऐसे, यहाँ भी एक एंगल बना। ये पांचवा केस क्या बता रहा है इन्होंने? पांचवा केस में बिल्कुल घुमा दिया इन्होंने, ठीक है। एक तो ऐसे अब बुक को पलट दिया ये ऐसे, कि एक एंगल ऐसे भी हो गया, ठीक। छठवां क्या है कि पूरा पलट दिया, कवर और पेज एकदम पूरा राउंड कर दिया। जब राउंड कर दिया तो दोनों ओवरलैप कर गए, कवर पेज और वो दोनों ओवरलैप कर गए। वर्टेक्स तो कॉमन ही है, तो एंगल तुम्हारा ये बन गया, ठीक है। ये 5 केसेस इन्होंने बताया कि हम बुक को जैसे जैसे वो उसके पेजेज और कवर को पलटते जाते हैं, हमारी ये जो बीच में शेप बन रहा है ये भी एक एंगल बना रहा है, क्योंकि इसको ये रेज की तरह मान लो कि दोनों रेज हैं, ये बीच में तुम्हारा ये एंगल बना, यहाँ ये एंगल बना, इस केस में ये एंगल बना, इस केस में ऐसे एंगल बना, इस केस में ऐसे एंगल बना, ठीक है। ये तुम्हारे एंगल बनते जा रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है? डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस? क्या तुम देख पा रहे हो कि इन केसेस में एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? हर केसेस में देख पा रहे हो ना कि एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? सारे एंगल हम तो बना के देख लिए। ये फर्स्ट केस का बना के देख लिया, सेकंड केस का देख लिया, थर्ड केस का देख लिया, फोर्थ का, ये फिफ्थ का, सिक्स्थ का देख लिया। कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स? बोले कि इनके जो ये आप एंगल दिख रहे हैं इस तरीके से, इनके वर्टेक्स और आर्म्स को बताना है। आर्म्स को बताना है, वर्टेक्स को बताना है। तब देखो अभी यहाँ नॉमेनक्लेचर यूज किया ना इन्होंने। इन्होंने क्या बोला? आर्म्स को बनाना है और वर्टेक्स को बनाना है। तो हमको तो मालूम है वर्टेक्स क्या होता है, जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है वर्टेक्स होता है। और आर्म्स क्या होता है? जो उसकी भुजाएं निकली होती हैं हाथ की तरह, एंगल बनाने के लिए, हैंड की तरह नहीं, आगे फैली होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ देखो, इसको नॉमेनक्लेचर भी कर देना, इसका नाम भी लिख देना। क्या लिख देना? ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कॉपी पे लिख देना, ये वर्टेक्स है। ये कोई पॉइंट, कोई नाम दे देना, ये वर्टेक्स है। यहाँ पे ये वर्टेक्स है, यहाँ पे ये वर्टेक्स है। जहाँ पे दो साइड मिल रहे हैं वो तुम्हारा क्या हुआ बेटा? वर्टेक्स, ठीक है। ये वर्टेक्स। और जो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बोलोगे ना कि यहाँ पे तो सर एक ही आर्म्स दिख रहा है। एक आर्म्स नहीं है, ये दोनों ओवरलैप किए हुए हैं, क्योंकि आगे वाला पन्ना है, पीछे वाला पेज, दोनों ओवरलैप कर दिया ना इन्होंने। ये यहाँ पे दोनों एक ही साथ है, इसलिए यहाँ पे एक सिंगल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि कोई दिक्कत समझने में कहीं आती है तो तुरंत मैसेज कर देना। यदि आपकी आवाज़ भले हमारे पास ना आ रही हो, लेकिन मैसेज मैं देख रहा हूँ लगातार। मैसेज हमारे स्क्रीन, हमारे पास ही है, दिख रहा है, ठीक है। अब चलो आगे, यहाँ तक तो हो गया। आगे अब ये तो हो गया कि भाई एंगल तो क्रिएट हो रहे हैं, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंगल्स तो क्रिएट हो रहे हैं। ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हम कैसे ये जानेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है? इसको नापने का कोई तरीका है? इसको मेजर करने का कोई मेथड है कि एंगल को कैसे जाने विच एंगल इज ग्रेटर? लाइन को तो हम मेजर कर लेते हैं, लाइन को मेजर कैसे कर लेते हैं? हमने स्केल लगाया, स्केल से देख लिया लाइन कैसी है। अब इसके मेजर का क्या तरीका है, कैसे हम मेजर करते हैं? तब देखो स्टार्टिंग से, द एंगल इन केस 1 और द एंगल इन केस 2, केस 1 केस 2 इन द सेंस ये केस 1 केस 2, ये एंगल और ये एंगल। अब इन दोनों एंगल में यदि हम तुमसे पूछें कौन सा एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा है, इसको मेजर करने के लिए बता रहे हैं। और एंगल इन केस 2, just as talk about the size of a line based on its length, we also talk about the size of an angle based on the amount of rotation। ये बोलते हैं बेटा कि एंगल को नापने का ये हमको देखना पड़ता है कि जो लाइन की रोटेशन है ये कितना दूर है। मतलब ये हमारा जो वर्टेक्स से एक आर्म से गई हुई है, एक ये मान लो, ये इसको मान लें कि फर्स्ट आर्म से, ये फर्स्ट आर्म से ये कितना रोटेट हुआ है, इसको देख करके अमाउंट ऑफ टर्न्स, कि कितना अमाउंट ये टर्न हुआ, इसको देख करके हम बता देते हैं कि साइज एंगल का क्या है, ठीक है। इसको मेजर करने का यही है, ये देख के हम बता देंगे। अब आ जाओ केस 1 केस 2 में। ये केस 1 हमारा था, केस 1 में देखो ये कितना टर्न हुआ है, यहाँ से यदि हम देखें तो ये है, इतना ही टर्न हुआ है। और यहाँ पे कितना टर्न हुआ है, इन दोनों में से हम देख के बता दें कि कौन सा एंगल बड़ा है भाई।
ये देखो टर्न तो यहाँ से यहीं पे खत्म हो गया और इसका टर्न से यहाँ से चला ये यहाँ तक आया। जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा है, इसका मतलब केस टू ज़्यादा है। केस टू एंगल जो है, एंगल ऑफ केस टू इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ केस वन। ठीक है, केस वन जो केस टू का एंगल है वो केस वन के एंगल से ज़्यादा है क्योंकि रोटेशन उसमें ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यही ये बता रहे हैं यहाँ पे। हम सेकंड रो से मेजर कर लेंगे कि इसकी रोटेशन कितनी हो रही है, उससे हम कर लेंगे। चलो, एक तो इन्होंने मेथड बताया, लेकिन क्या ये मेथड सही है? क्या ये हर जगह वो हो पाता है? अब लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल्स वेयर एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ बाय रोटेशन और टर्न्स। In a compass or divider, we turns the arms to form an angle. ये कंपास तो देखा ही होगा। Is the point where the two arms are joined. Identify the arms and the vertex of the angle. A pair of scissors, scissor में भी हम इससे हम देख करके एंगल बता लेंगे कि भैया ये कितना ओपन हो रहा है या ये कितना ओपन हो रहा है। इसकी वजह से हम ये देख के मोबाइल बता सकते हैं कि कौन सी एंगल कम है या कौन सी एंगल ज़्यादा है। यहाँ भी तो एंगल बनाना बेटा, ये देखो कंपास में तुम्हारे बनाना ये एंगल, ये टू आर्म्स हो गई, ये वन आर्म्स, और ये पेंसिल को छोड़ दो, ये वाली टू आर्म्स, ये पेंसिल भी इसी के सपोर्ट में, दो आर्म्स हो गए। ये तुम्हारा एक कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंगल बना। तो हम देख लेंगे कि कितना राउंड हुआ है ये। या सीजर में भी देखो, यहाँ जो कील लगी होती है, सीजर में ये दोनों गई हुई है, तो कील लगी है ना यहाँ पे, तो ये हो गई तुम्हारी वर्टेक्स, और ये दोनों तुम्हारी क्या हो गई, आर्म्स। ठीक है, कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल बता रहे हैं एंगल के लिए कि कुछ चीज़ों को तो तुमने देखा ही होगा। लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल वैलेट एंड अदर कॉमन कुछ ऑब्जेक्ट हैं। आइडेंटिफाई द एंगल्स। इसमें एंगल, अब देख लो एंगल, अब ये है, यहाँ है, ये एक आर्म्स, ये एक दूसरा, ये बीच में ये एंगल बना, यहाँ पे ये इसको एक आर्म्स मान लिया, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। ये हमारे कॉमन लाइफ में, यहाँ भी हम एंगल देख ले रहे हैं। पर्स में देखो, पर्स को हमने फोल्ड जो हमारा वैलेट है, उस वैलेट को हमने फोल्ड था, उसको हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ भी एक एंगल बना। ये तुम्हारे टू आर्म्स हुए, ये हुआ ना, ये टू आर्म्स हो गए, ये बीच में ये तुम्हारा वर्टेक्स हो गया, और ये एंगल। ठीक है, उसी तरीके से जब ये देखो, यहाँ भी ये एक आर्म से ये हो गया, एक आर्म से ये हो गया, बीच में ये एंगल हो गया। तो ये रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल बताएं कि एंगल हर जगह है, जहाँ देखोगे वहीं। यदि जो हमारे आसपास घरों में इधर उधर चीजें हैं, वहां भी देखो तो इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम एंगल फॉर्म करते हुए एंगल हमको नजर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब चलो, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा फिगर दिख रहा है, इसमें साइकिल दिख गई, चलाने की इच्छा नहीं होने लगी कि साइकिल चलाना है। चलो तो अभी क्लास कर लो, उसके बाद साइकिल चलाना। फिगर इट आउट। यहाँ से बेटा अब जितना हमने एंगल में पढ़ा, उसके आधार पे हम फिगर इट आउट करेंगे। कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रे फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब बोल रहे हैं कि ये फिगर दिया हुआ है, साइकिल में ही इन्होंने एंगल निकाल रखा है ना, दिख रहा है, ये साइकिल में इन्होंने एंगल निकाल रखा है। पूछ रहे हैं कि वर्टेक्स का नाम बताइए। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग, ये रेज है, फॉर्मिंग वन ऑफ द एंगल्स, एंगल का भी नाम बताना है और नेम ऑफ द वर्टेक्स भी बताना है। पहले तो हम वर्टेक्स बता देते हैं। इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स वर्टेक्स क्या होगा, कमेंट कमेंट में किसी का नहीं आ रहा है कमेंट। वर्टेक्स बेटा जहां स्टार्टिंग पॉइंट सारे रेज का कॉमन होता है वही वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे रेज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट कॉमन है, देख लो, यहाँ डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी, तो डी कॉमन है, तो वर्टेक्स क्या हो गया, डी।
हुआ ना, वर्टेक्स डी कॉमन है, जो स्टैटिक पॉइंट डी कॉमन होता है ना, तो वही वर्टेक्स होता है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, नेम ऑफ द एंगल भी यदि हम देखना चाहें तो एंगल भी बता सकते हो, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। एंगल ए डी बी ये बन रहा है, और एंगल बी डी सी बन रहा है, और एंगल एक और एंगल बन रहा है, एंगल ए डी सी बन रहा है। अब इसको पलट के भी लिख सकते हो, बस ये उल्टा भी लिखा जा सकता है, बस इतना ध्यान देना है कि डी वाला बीच में होना चाहिए। इसको बी डी ए भी लिखा जा सकता है, इसको सी डी बी भी लिखा जा सकता है, इसको सी डी ए भी लिखा है, डी बीच में रहेगा, ठीक है। तो हम चाहे इधर से सी डी बी चले, चाहे बी डी सी चले, एंगल तो वही बनेगी, ठीक है। तो दोनों ये बराबर होते हैं, मतलब एंगल यदि हम ए बी डी लिखें, सॉरी, एंगल के केस में क्या होता है कि चाहे हम एंगल ए डी बी लिखें या एंगल बी डी ए लिखें, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। दोनों सेम क्यों होंगे, दोनों का वर्टेक्स क्या है, वो है, हम चाहे इधर से चलें चाहे बी से चलें, एंगल तो हमारा वही जनरेट हो रहा है, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कितनी ढेर सारी एंगल्स हैं, तो इसमें ढूंढते रहो कितने एंगल्स हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ है। हर लाइन पे जहाँ जाओगे वहीं एक एंगल दिखेगी, एक किसी लाइन को ले लो वहीं एक एंगल है, किसी भी एक लाइन को पकड़ लो, एक रेज को पकड़ो, एक रेज को पकड़ो वहीं एक एंगल है, दूसरे को पकड़ो यहाँ ये भी एक एंगल है, तमाम एंगल्स हैं, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसका तो यूज किया ही होगा, इसका यूज किया है ना सिर्फ चढ़ने के लिए। अब इसमें देखो एक आर्म से ये है, एक आर्म से ये है, बीच में क्या बना बेटा आपका, एंगल, ठीक है। यहाँ भी एंगल है, अब ये देखो पुल, इसमें भी एंगल, इसमें भी तमाम एंगल्स हैं, ये दो आर्म्स हैं, ये बीच में एंगल, इधर देखो ये एंगल, ये इधर दो आर्म्स हुई, ये ऊपर एंगल, ये एक आर्म से एक दो, ये एक, मतलब एक इतना फिनोमिना। और ये पीछे का पूरा पढ़ने के बाद हमको यही समझ में आया, सिंपल साधारण शब्दों में यदि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि भाई यदि दो आर्म्स मिल रही हैं, दो रेज मिल रही हैं और उनका एक कॉमन पॉइंट हो, एक कॉमन पॉइंट हो, कहीं वो कट कर रही है तो एंगल जनरेट होगा, एंगल बनेगा, ठीक है। यही हमको अब तक समझ में आया, ठीक है बेटा। उसी का ये ढेर सारा इन्होंने उदाहरण दे रखा है। मेजर करने के लिए इन्होंने बताया कि हम देख लेंगे कि रोटेशन इसका कितना है, रोटेशन यदि देख करके पता चल रहा है कि ये कम रोटेशन है, अगले का ज्यादा रोटेशन है, तो बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है। अब तक का यही मेजरमेंट का तरीका इनका है, हमारा अब तक का यही तरीका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शायद कुछ नए तरीके मिल जाए हम। फिगर इट आउट का सेकंड सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है ये, ड्रॉ एंड लेवल एंड एंगल विथ आर्म्स एस टी एंड एस आर। बोल रहे हैं कि ड्रॉ करना है और लेवल भी करना है, लेवल, लेवल एंड एंगल। अब ये वर्ड थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, लेवल एंड एंगल का मतलब होता है उसको नेम भी देना है, तो उसका नॉमेनक्लेचर भी करना है, ठीक है। तो लेवल का मतलब कुछ और नहीं होता है, कर लेते हैं। दो आर्म्स हमारे पास दी हुई हैं, कौन कौन सी, एक एस टी और एस आर, ठीक है। एस टी दिया हुआ है, एस आर दिया हुआ है, ठीक है बेटा। चलो एस टी एस आर कर लेते हैं, दो आर्म्स बना लेते हैं। एक हमने बना लिया एस टी, ठीक है, और एक बेटा बना लिया हमने एस आर। इसको घुमा दिया थोड़ा, चलो ये हमारा हो गया, मान लो हमने इसका नाम दे दिया एस और टी, ठीक।
आर्म्स का मतलब एक आर्म्स ये हो गया, ये एस टी, और ये एस आर। एस आर, ये एस तो यहाँ पे होना चाहिए ना, एस के पास एस आर है, तो ये वाला एस को उठाना पड़ेगा ना यहाँ से, इसको मिलाना पड़ेगा, ये ऐसे, ये चलो, ये मिल गया, ये बन गया तुम्हारा एस आर, बन गया। दो आर्म्स थे, दो, अब दोनों में ये दो आर्म्स हैं, एस टी और एस आर। ड्रॉ एंड लेबल एंड एंगल, अब एंगल भी बनाना, ये एंगल तो बन गया, बन गया एंगल। लेबल करना है, तो ये हो गया तुम्हारा, इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स। लेबल करते हैं, सबका नाम लिखते हैं वर्टेक्स। चूंकि ये रेज है, ये रेज कौन सी है, एस टी, ये रेज, और ये रेज क्या होगी, एस आर। इसी को कहते हैं लेबल करना। लेबल करना मीन्स नेम देना। और ये जो एंगल बना है उसको क्या नाम देंगे बेटा, एंगल टी एस आर, ठीक है। ये एंगल है, तो हम लिख देंगे एंगल, क्या होगा, एंगल टी एस आर, या तो ऐसे लिख देंगे, और एंगल क्या होगा, एस टी, सॉरी एस कॉमन है ना, एस वाला कॉमन है, एंगल टी एस आर और एंगल आर एस टी, एस बीच में क्योंकि एस कॉमन है, ठीक है। ये हो गया आपका फिगर नंबर, फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं अगले, फिगर इट आउट का थर्ड। ये क्या बोल रहा है बेटा, ये बोला एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी बी कैन नॉट बी लेवल्ड एट एंगल पी। ये बोले कि जो एंगल ए पी बी है, ए पी बी मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल ए पी बी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी, कि इसको हम एंगल पी की तरह नहीं लिख सकते। तो ये कॉमन तो है, लेकिन इसको हम एंगल पी नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 20 से डिवाइड है ना, तो ये इस वर्टेक्स से तो हमारे दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल हमारा बन रहा है एंगल ए पी बी बन रहा है, ये पहला एंगल बन रहा है। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी पी सी भी बन रहा है, ठीक है। और एक तीसरा भी एंगल बन रहा है, दोनों का सम यदि हम कर लें तो ये बन रहा है एंगल ए पी सी। मतलब इस वर्टेक्स से इस वाले से एक एंगल ये बना, ये पहला एंगल, एक एंगल ये बना दूसरा एंगल, और एक एंगल ये बना, ये बड़ा सा एंगल, ये थर्ड एंगल। मतलब एक ही वर्टेक्स से हमारे 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो हम एक कैसे लिख सकते हैं, हम एंगल पी लिखने का मतलब कि किस एंगल की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोर कंफ्यूजिंग, हम बात किसकी कर रहे हैं। तीनों में से हम किसी एक की बात कैसे कर सकते हैं एंगल पी से, क्योंकि एंगल पी तो तीनों का है ना, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से समझो। अब एक कोई खिलौना आ गया आपके घर में, एक खिलौना आ गया, कोई भी एक टॉय पापा ले आए आपके लिए, तो आपके लिए भी ले आए, आपके ब्रदर के लिए भी ले आए, आपके सिस्टर के लिए भी ले आए। ये तीनों आप सेल्फ हैं, ब्रदर के लिए भी, सिस्टर के, तीनों को मिला के एक टॉय है, एक टॉय है। तब इस टॉय को क्या आप बोल सकते हैं कि मेरा है ये आपका तो है, लेकिन केवल आपका नहीं है, ये केवल आपका नहीं है, ये इनका भी केवल नहीं है। ये एक टॉय है तो बेटा किसका है, तीनों का है। इसी तरह ये जो वर्टेक्स है ये किसी एक एंगल का नहीं है, ये वर्टेक्स तीनों एंगल का है, इसलिए हम इसको एंगल पी, एक सिंगल को हम नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा, कंफर्म हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 4। नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। ये इसमें बोल रहे हैं कि जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें एंगल का नाम बताना है, नेम द एंगल्स।
एंगल का नाम बताइए। सो सिंपल, किस एंगल का? ये सबसे छोटा वाला पहला एंगल यदि हम ले लें, सबसे छोटा वाला फर्स्ट एंगल, बड़े वाले को हम ले लेते हैं सेकंड एंगल। यही दो एंगल का नाम पूछ रहे हैं ये। तो फर्स्ट का एंगल क्या होगा बेटा? एंगल फर्स्ट वाले का नाम क्या लिखेंगे छोटे वाले का? बी टी क्यू, बी टी क्यू। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? छोटे वाले में देखो दो आर्म्स हैं, एक बी टी और बी क्यू, एंगल ये छोटा वाला फॉर्म हुआ। और दूसरा एंगल जो बड़ा वाला है वो क्या होगा? एंगल बड़ा वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए आर्म्स कौन सा है? ये तो आर्म्स सही है। आर्म्स कौन सा? आर टी और यार आर टी और पी, ये एंगल हुए। ये दो एंगल, इन्हीं दोनों एंगल का जो इन्होंने मार्क किया है उनके बारे में पूछ रहे हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 4 ओके है। अब इसको अब बोलोगे कि सर स्कूल में तो हमको आंसर लिखाया गया है क्यू टी बी, ये लिखाया गया है, और दूसरा एंगल जो लिखाया गया है वो लिखाया गया है कि एंगल पी टी आर। अब स्कूल में तो ये लिखाया गया, हमने आपको ये बताया। अब यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है बेटा? इक्वल है। मैंने बताया था ना कि वर्टेक्स जो बीच वाला है केवल वो कॉमन होना चाहिए, अगल बगल वाले आप बदल सकते हो। चाहे क्यू इधर लिख दो, बी इधर लिख दो, चाहे बी इधर लिख दो, क्यू इधर लिख दो। ठीक है, वही चीज। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, ये बोले मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर, कि आप एक प्लेन पेपर ले लो, उस पर 3 पॉइंट बना लो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है जब भी फिगर इट आउट करने लगी तो बेटा इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है जो एनसीईआरटी की आपकी न्यू बुक है। ये कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब बिल्कुल फ्री माइंड होकर पहले ये समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। जब वो जो कह रहा है वो यदि हमने समझ लिया तो हम उसका आंसर भी दे लेंगे। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, बस कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उस क्वेश्चन में हमसे जानना क्या चाह रहा है वो। ठीक है, हमारे अंदर तो पूरी जानकारी भरी हुई है, आपके अंदर पूरी जानकारी भरी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी जानकारी पूछ रहा है? आप सारी जानकारी तो नहीं उड़ेल दोगे ना उसके सामने। जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स और साइंस की यही डेफिनेशन होती है, क्वेश्चन जितना पूछे सिर्फ उतना ही आंसर देना है, उसके अलावा नहीं लिखना है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि पूरा लिख डाला, 2 4 10 पन्ने लिख डाला, ऐसा नहीं। पॉइंट टू पॉइंट आंसरिंग होती है इसमें, और स्टेप बाय स्टेप आंसरिंग होती है। अभी जब बड़े क्लासेस में पहुंचोगे पता चलेगा कि 1.5 पेज, 1.5 पेज, 1.5 पन्ना, 1.5 पन्ने का तुम्हारा क्वेश्चन है, आंसर 3 लाइन का है, 4 लाइन का है, तो वो सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अब चलो पढ़ते हैं इसको। मार्क्स एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन 1 लाइन। 3 पॉइंट्स हमको एक पेपर पे बनाने हैं, कंडीशन है दैट आर नॉट ऑन 1 लाइन, वो एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। लेबल देम ए बी सी, उनका नाम भी दे दिया है, उनका नाम ए बी तो सी होना चाहिए। ड्रा ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, और सारे पॉसिबल लाइंस आपको बनाने हैं, जैसे कि हमने 3 पॉइंट ले लिया, अभी रफ बना रहा हूँ, तो रफ में 3 पॉइंट्स ले लिए। ये तीनों कंडीशन के मुताबिक एक लाइन पे नहीं है, थोड़ा सा, हाँ एक लाइन पे नहीं है। दूसरे वाले को भी थोड़ा सा अलग कर दें, दूसरे वाले को भी थोड़ा सा अलग कर दें, एक लाइन पे नहीं। चलो इनका नाम भी हमने रख दिया, इसका नाम ए कर दिया, इसका नाम बी कर दिया, इसका नाम सी कर दिया, जैसा बोल रहे हैं। ड्रा ऑल पॉसिबल लाइंस, अब इन तीनों पॉइंट से होकर के जाने वाली सारी लाइंस बनानी है टू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, और ये पूछ रहे हैं कि इनसे होकर कितनी लाइन आप बना सकते हैं 3 पॉइंट से। चलो बेटा अब ये तो यह फिर से फेयर कर लेते हैं, फेयर करके देखते हैं कितनी लाइन बन सकती है। एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, नाम क्या दे दिया? ए। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, नाम क्या दे दिया? बी। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, नाम क्या दे दिया? सी। अब लाइन ले लेते हैं, इनसे पास करा के लाइन भी चाहिए ना हमको, हम लाइन ले लेते हैं। 3 लाइन लेना, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन दिया,
मिलाते हैं इसको, ए ओ बी, ए बी पे मिलाया इसको, ये ए बी पे मिल गया, 3 ही लाइन चाहिए ना, इसको मिटा दो। अब ये वाली लाइन हमको चाहिए, बी सी को मिलाना है, बी को मिलाना है और सी को। ये लाइन और बड़ा कर लो, ये वाली लाइन और बड़ा कर, ये आगे भी तो जा रही है, लाइन है इसकी लिमिट तो है नहीं, आगे भी जाएगी, ये है, ठीक है। बी पॉइंट मिल गया, अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास, अब इसको तीसरी लाइन, तीसरी लाइन को ए पे मिलाना है और बेटा सी पे मिलाना। सी कहाँ पे है? हाँ, सी पे तो मिल गया, सी पे मिला दिया। अब इस वाली लाइन को और आगे बढ़ा दें थोड़ा सा, ये ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये लाइन है क्योंकि दोनों तरफ गई है। लाइन तो ऐसे ही होती है ना, अनलिमिटेड, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी एंगल्स यू कैन, नहीं पहले तो पूछ रहे हैं कि ये बना दिया, और आगे दिस हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, कितनी लाइन आप बना पा रहे हैं ऐसे। 3 पॉइंट मैंने लिया और तीनों को पास कर मिलाते हुए मैंने लाइन बनाई, तो बोल रहे कितनी लाइन आप बना पा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नंबर ऑफ लाइंस, कितनी है लाइंस देख लो, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 3। अब क्या बोलना है, हाउ मेनी लाइंस तो हो गया, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एबीसी। अब कितनी एंगल है उनको भी एबीसी करके नाम देना है। तो ये तुमको याद होगा कि इसका, इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, अरे तो लाइन ही मिटा दो, ये लाइन मान लो ऐसे, इस वाले पॉइंट का नाम ए दिया था मैंने, इसको मिटाते हैं, तो 1 2 3 लिखे हैं, इसको मिटाते हैं, कंफ्यूज करोगे। अब एंगल का नाम, कितनी एंगल बनी पहले देखो, एक एंगल तो ये बनी, ये तो ये है, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। पहले एंगल का नाम ले लो, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, लिख एंगल, एंगल सी ए बी, सी ए बी पहला एंगल, दूसरा एंगल ए बी सी, ए बी सी, तीसरा एंगल ए सी बी, इस वाले एंगल का एंगल ए सी बी, ये 3 एंगल बन गए। अब दिमाग में आ रहा है ना कि सर एंगल तो ये भी है, एंगल तो इधर भी है, एंगल तो यहाँ भी है, एंगल तो यहाँ भी है, एंगल तो यहाँ भी है, तो आप केवल एक ही एंगल का नाम क्यों, अंदर वाले का नाम ही क्यों लिख रहे हैं? एंगल तो और भी बने हुए हैं, यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, इधर भी बना है, एक पॉइंट पे तो 4 एंगल हो गए ना, तो हम केवल एक ही एंगल का नाम क्यों लिए? क्योंकि बेटा इस पॉइंट का कोई नाम तो है नहीं, ये तो ए है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यदि इसका कुछ नाम होता तब तो हम एंगल बना लेते, ये तो बी है, तो यदि इसका नाम हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम ये एंगल नहीं जनरेट कर सकते। बिना नाम के एंगल कैसे जनरेट करोगे? ठीक है, एंगल तो है, मैं मान रहा हूँ कि एंगल है, लेकिन उसका चूंकि नेम नहीं दिया हुआ है, ए बी सी 3 पॉइंट ही दिए हुए हैं, इसलिए हम इसी 3 एंगल की बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? तो ये पहला एंगल मैंने लिखा, एंगल सी ए बी, दूसरा एंगल लिखा ए बी सी, देखो पहले में एक कॉमन है, यहाँ ए बीच में है, दूसरे में बी बीच में है, तीसरे में सी बीच में, ये 3 एंगल, एक ए वाली, एक बी वाली, एक सी वाली। इसको पलट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बीच में होना चाहिए, या बी बीच में होना चाहिए, यहाँ सी बीच में होना चाहिए। ठीक है, मार्क ईच ऑफ द देम विद अ कर्व। अब बोल रहे हैं कि इसको मार्क करिए, मार्क कर दिया, इसको 1 नंबर बना दिया, 1 नंबर वाला ये हो गया,
ये 2 नंबर बना दिया, 2 नंबर ये हो गया, ये 3 नंबर ये हो गया। तो एंगल को मैंने मार्क भी कर दिया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जितना लेंथी ये समझा के दिए हुए थे, इनके क्वेश्चन बस लेंथी करने के लिए कुछ नहीं था, बस एक्सप्लेन किया था इन्होंने, करना कुछ नहीं था। 3 पॉइंट था, 3 लाइन मैंने खींच दिया। अब तुम लोग लाइन जब खींचना तो स्ट्रेट लाइन ना हो तो स्केल ले लेना। ठीक है, स्केल की मदद से उसको खींच लेना, स्केल की मदद से आसानी से हो जाएगा। अब ऐसे पेन से यदि मैं लाइन खींचूंगा तो सीधी सीधी लाइन नहीं आएगी। चलो आगे, फिगर इट आउट का 6 नंबर। ठीक है बेटा, आते हैं इस पे। नाउ मार्क्स एनी 4 पॉइंट्स। अब यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स मैंने बनाया था, ये तो हमने 3 पॉइंट्स बनाया। अब इसी तरीके से बोल रहे हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट लेने हैं आपको, मार्क करने हैं पेपर पे, सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन, जिसमें से कोई भी 3 आपके 3 एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। और लेवल क्या करना है, ABCD, नाम उनका पॉइंट का दे दिया ABCD। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स, बिल्कुल उसी सेम पिछले उसकी तरह रफ आइडिया में बना दे रहा हूँ आपको। अब सीधी लाइन हो सकता है ना बने, जैसे कि एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 4 पॉइंट हमने एक पेपर बना लिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ 3 पॉइंट्स, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लेके किया था, और ये वाला क्वेश्चन क्या कितने पॉइंट लेके है, 4 पॉइंट लेके। अब इन 4 पॉइंट्स को यदि हम मिलाएं, नाम दे दें पहले हम, इसका नाम दे दें A, इसका नाम दे दें B, इसका नाम दे दें C, इसका नाम दे दें D, कोई भी नाम दे सकते हो, A B C D, कहीं भी कोई भी नाम दे, बस यह है कि 4 नाम यही ABCD ही देना है। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। ठीक है, अब चारों को मिलाना। चलो एक लाइन हमने बना दिया, रफ बना रहा हूँ बेटा, सीधी लाइन नहीं आएगी तो ना बोलना कि सर ने सीधी लाइन बनाई। ये हो गया एक लाइन, एक लाइन मैंने ये बनाई, मान लो यहाँ पे बी पॉइंट, एक लाइन ये ऊपर से लाइन आ रही, एक लाइन स्केल से तुम लोग खींचना, बार बार मैं बोल रहा हूँ स्केल से खींचना। एक लाइन ये हो गई, ठीक है बेटा, ये यहाँ ये एक लाइन इधर से आई। ठीक है, ये तो दिख रही है, 4 लाइन तो बन गई, 1 2 3 4, क्या और भी बन सकती है? हाँ, इन पॉइंट्स को यहाँ भी मिला देंगे ना, ये आगे निकल जाएगी, एक लाइन और हो गई, ये एक लाइन है ऐसे निकल जाएगी। ये रेज हैं सब, ये सब लाइन्स हैं, रेज इन द सेंस के लाइन्स, रेज नहीं बोलना चाहिए, लाइन्स बोलेंगे उसको। ठीक है, ये मैंने ये सब बना दिया, लेकिन ये लाइन्स में एरो लगाने की जरूरत नहीं होती, सबको मालूम होता है कि लाइन आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है। ठीक है, इन्फिनेटिव होती है। अब पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स बताइए इसमें, नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी लाइन हुई गिनो, एक लाइन, 4 तो पहले बनी हुई थी, और 5वीं और 6वीं ये, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होंगी, 6। कितनी होंगी नंबर ऑफ लाइन्स, 6। अब नंबर ऑफ एंगल्स देखने हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ एंगल्स, अब नंबर ऑफ एंगल्स निकालो, जो पॉइंट है जिसका नाम नहीं है उसका एंगल नहीं निकलेगा, जिन जिन इन्हीं वर्टिसेस का नाम दिया हुआ है वही एंगल निकलेंगे। कितने निकलेंगे, चलो निकालते हैं। एक एंगल तो ये हुआ BAC, कौन सा हुआ, BAC। दूसरा एंगल कौन सा हुआ, BAC हो गया। दूसरा एंगल BAD। तीसरा एंगल कौन सा हुआ, BCD। चौथा एंगल कौन सा हुआ, BDC। अब बोलोगे कि सर ये तो एक ही है ना, BCD और BDC एक ही है। एक ही कैसे है, इसमें देखो बीच में कौन सा है, C पॉइंट है, यहाँ बीच में कौन सा है, D पॉइंट है, तो एक कैसे होगा, एक नहीं होगा ना, सेम एंगल नहीं। इस तरीके से इसमें एंगल ढूंढना कितने, मैं आंसर के रूप में बता दे रहा हूँ कि इसमें टोटल 12 एंगल आएंगी। कितनी आएंगी, 12 एंगल। 4 तो मैंने निकाल दिया, 8 और निकाल लेना। ठीक है, इन वाले एंगल्स की बात हम नहीं करेंगे बेटा, इसकी हम बात नहीं करेंगे, ये वाले एंगल हम बात नहीं करेंगे बाहर वाली की,
हम केवल इसकी बात करेंगे और एक कंबाइन 3 एंगल यहाँ बने, 3 एंगल बने ना, एक छोटा एक बड़ा और एक ये बड़ा, यहाँ भी एक छोटा एक ये बड़ा और एक ये बड़ा। कितने एंगल बने यहाँ? 3 यहाँ बने, 4 वर्टिसेज हैं तो 3 3 करके 4 वर्टिसेज पे बने तो 3 इंटू 4 कितने हो गए? 12 एंगल बनेंगे। 12 एंगल का नाम। अब एक वर्टिसेज पे कितने एंगल बन रहे हैं खुद देख लो। एक वर्टिसेज पे कितने एंगल बन रहे हैं? एक ये एंगल बना छोटा वाला और एक ये छोटा वाला, 2 और एक ये दोनों कंबाइन करके 3, मतलब एक वर्टिसेज पे कितने बने? एक वर्टिसेज पे 3 एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल। और कितनी वर्टिसेज हमारे पास हैं? 1 2 3 पॉइंट। वर्टिसेज में कितने पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं? 4। तो 4 वर्टिसेज है तो 4 के लिए क्या कर देंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा आंसर? 12। ठीक है, तो 12 एंगल आएंगे और उनके नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। नेक्स्ट, कंपेयरिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, कंपेयरिंग एंगल्स। इस एंगल का कंपेयर करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, पहले ही कंपेयरिंग एंगल्स बात हुई है कि हम कैसे देखेंगे कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। तो हमें बताया कि रोटेशन देख के कि जिसका छोटा रोटेशन है वो छोटा एंगल है, जिसका बड़ा रोटेशन है वो बड़ा एंगल है। ठीक है, लेकिन ये मेथड सफिशिएंट नहीं समझ में आया, और यदि मेथड सफिशिएंट नहीं है तो कुछ नया तो होना चाहिए उसमें। तो फिर आगे उन्होंने बताया कंपेयरिंग एंगल्स का। क्या बताया? लुक एट दीज एनिमल्स। अब इन एनिमल्स को देखो, देखा तो होगा इन एनिमल्स को, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। और ये देखो, ये भी अब बोलोगे कि एनिमल्स का एंगल से क्या रिलेशन है? हमको एंगल तो ढूंढना है। अब ये मुंह खोल रहा है, तब इसमें देखो ये 2 आर्म्स हुए, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये हुआ एक एंगल बना। इसने भी मुंह खोला, ये देखो इसके 2 हुए, ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ एक एंगल बना। अब हम यदि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको हर जगह एंगल दिख रही है। यदि क्रोकोडाइल ने मुंह खोला हमको काटने के लिए तो हमको भागना चाहिए ना वहां से? नहीं, भागना नहीं चाहिए। पहले देखो कितने का एंगल बना रहा है। एंगल देखा जाएगा कितने का बना रहा है? नहीं, हमको केवल बेटा यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ना है कि यदि क्रोकोडाइल है, यदि मुंह खोल रहा है तो उसमें भी एंगल बन रहा है, तो किसका एंगल ज्यादा बन रहा है किसका एंगल कम बन रहा है, क्योंकि वो तो एंगल मुंह खोलने में फिश भी बना रही है। ठीक है, ये कौन सा जानवर? हाँ, ये भी। अब ये मुंह खोलेगा तो हम मुंह खोलेंगे तो भी तो एंगल बनती है, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जब ओपन होंगे तो एंगल क्रिएट होगी। इसी चीज को बोल रहे हैं। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर, कुछ वाइडर होते हैं देन अदर, द मोर on the turning of the jaw, the larger of the angles. Can you arrange the angles in the figure from the smallest to largest? सबसे छोटा किसका होगा? चलो 1 2 3 इसमें लिखेंगे, किसका बड़ा किसका छोटा, मुंह किसका सबसे बड़ा खुलेगा, सबसे छोटा तो किसका होगा? अरेंज किस में करना है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे छोटा नंबर 1 पे, तो सबसे छोटा तो ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसको अरेंज कर देना उठा के, सीक्वेंस बना दो। चलो आगे आते हैं, ये तुम्हारे खेलने की चीज है। अब कंपेयरिंग, कंपेयरिंग एंगल्स बाई सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन मतलब ये बोल रहे हैं कि एंगल को यदि आपको कंपेयर करना है तो कुछ नहीं करना है भाई, एंगल को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए, एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, या बिल्कुल उसी तरीके से बेटा समझो जैसे कि 2 पैंट हम आपको दे दें, बोल रहे हैं कि एक पैंट ये है एक पैंट ये है, और दोनों पैंट में कौन सी पैंट बड़ी है, उसको नापने का क्या तरीका है? उसको कैसे मेजर करो कौन सी पैंट बड़ी है कौन सा छोटी है? अब उसको क्या हम स्केल से नापेंगे? नहीं, एक पैंट से दूसरे पैंट को मिला करके सुपर इम्पोज करके हम देख लेंगे कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है बड़ा दिखेगा। अब जैसे एक एंगल मान लो कि ये दिया है, ठीक है, ये नंबर 1 दिया है, ये नंबर 2, ठीक है। अभी नंबर 1 वाले एंगल को उठा करके हमने ये सुपर इम्पोज किया इसके ऊपर, जब इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया, ठीक है, तो ये छोटा एंगल था, तो सुपर इम्पोज किया तो ये यहीं तक आया, ये यहाँ तक आया, ये आया, ये एंगल आया, दिख रहा है ना, ए क्यू आर, यही है ना, ए बी सी, ये देखो यहाँ ए बी सी, और ये पी क्यू आर है। तो सुपर इम्पोज करने, अब ये वाला एंगल देखो यहाँ हम ऐसे बना दे रहे हैं, डॉटेड वाला एरिया,
अब इसको उठा करके यदि हम इसके सुपर इम्पोज करने का मतलब होता है एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दें। यदि हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये वाला एरिया इतना ही कवर होगा, ये इतना कवर होगा, इतना आया। अब इतना तो बच गया। तो देखने से लग रहा है कि भैया ये वाला एंगल, पी वाला एंगल तो बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। जैसे पॉइंट हम नापते हैं, ये वाला पॉइंट तो बड़ा है, इतना बड़ा है। तो एक सुपर इम्पोज का मेथड इन्होंने दिया। आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इट बिकम्स क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच इज लार्जर। एक मेथड इन्होंने क्रिएट कर दिया कि सुपर इम्पोज करके भैया हम जान जाएंगे कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब आज का लेसन हम यहीं पे क्या करते हैं, फिनिश। फिर मिलते हैं बेटा इसके आगे, सुपर इम्पोजिशन से आगे हम पढ़ेंगे, फिर उसको देखेंगे। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू।